अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे टूर का 8वां और आखिरी दिन है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से शायद मैं सही आपको आवाज़ भी ना मेरी सुनाई दे रही हो। तो आज का प्लान ये है कि मैं अभी निकल रहा हूँ जैन के घर से और आज हम चलेंगे अपने घर को। तो चलें अब सफ़र का आगाज़ करते हैं और निकलते हैं इस्लामाबाद से। लें जी, आज हमारे टूर का आखिरी दिन है और आज मैं इस्लामाबाद से निकल रहा हूँ और वापस अपने घर जा रहा हूँ लाहौर। आज तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र है हमारा। तो आपसे गपशप लगाते हुए जाएंगे क्योंकि आज ये हमारे टूर की लास्ट एपिसोड है। तो इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा ये टूर कैसा रहा, इस टूर पे मेरी कितनी कॉस्ट आई, एकोमोडेशन, पेट्रोल, फूड, सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान जाना है तो आपके कौन से रूट से जाना चाहिए, फेरी मीडोज़ के बारे में बात करेंगे, टूरिज़म की क्या सिचुएशन है उस बारे में बात करेंगे। और क्योंकि ये मेरा पहला सोलो टूर था तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हुई, ताकि अगर आपने बाइक टूर पे जाना हो तो आप वो गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहले रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप फेरी मेडोज़ जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए। क्या आपको नारायण बाबू सर वाले रास्ते से जाना चाहिए या शाहराह कराक्रम वाले रास्ते से जाना चाहिए। दोनों रूट्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नारायण बाबू सर वाले रास्ते से जाना चाहता था। एक तो इस रास्ते में आबादियां आती रहती हैं तो इतना कोई वीराना नहीं है, आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाते हैं, खाने पीने की जगह भी आती रहती हैं और इस रूट पे आपको काफ़ी खूबसूरत जगह भी देखने को मिलती हैं जैसे झील सैफल मलूक, लुलुसर लेक वगैरह। और ये सड़क भी ठीक है। तो ये तो इस रूट के प्रोज हैं। कॉन्स ये हैं कि ये रास्ता हर वक्त नहीं खुला होता, जब बर्फ़बारी होती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है और इस दफ़ा जून के मिड में जाके ये रास्ता खुला है। तो इसलिए अगर आप नारायण बाबू सर वाले ही रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको ये फैक्टर माइंड में रखना पड़ेगा कि ये रास्ता कब खुलता है, उसके लिहाज से ही आप अपना टूर प्लान करें। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं नारायण बाबू सर वाले रास्ते से जाऊं, लेकिन क्योंकि बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद था तो मजबूरन मुझे शाहराह कराक्रम से जाना पड़ा। अब शाहराह कराक्रम का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये रास्ता सारा साल खुला होता है। जब आपका दिल करे नॉर्दर्न एरियाज़ को जाने को तो आप शाहराह कराक्रम से जा सकते हैं। इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं और क्योंकि मैंने इस पर पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था तो इस दफ़ा अच्छा हो गया कि मैंने ये एक्सपीरियंस भी कर लिया। और अगर आपने भी कभी इस रूट पर ट्रैवल नहीं किया तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर ट्रैवल करें। तो जहाँ कराक्रम वाले रूट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारा साल खुला रहता है, वहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और वो ये कि रास्ते में पेट्रोल पंप या खाने पीने की जगह या रहने के लिए होटल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। काफ़ी देर बाद आपको पेट्रोल पंप या खाने पीने की जगह मिलेंगी। इसलिए मैं जब सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करता था तो पहला काम ये करता था कि जो पहला पेट्रोल पंप मुझे मिलता था उससे टैंकी फुल करवा लेता था ताकि सारा दिन कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं आते, आते हैं लेकिन देर बाद आते हैं, इसलिए रिस्क ना लें और जो पेट्रोल पंप आपको मिले उधर से अपने बाइक की टैंकी फुल करवा लें। और ये कि शाहराह कराक्रम पे आपको कोई ग्रीनरी भी नहीं देखने को मिलती, हर जगह संगलाख पहाड़ हैं और रास्ते में ना कोई इतनी आबादियाँ आती हैं ना ही कोई इतनी अट्रैक्शंस आती हैं। जिस तरह नारायण वाले रास्ते में आपको लुलुसर लेक मिल जाती है, झील सैफल मलूक देखने को मिल जाती है, तो इस तरह की अट्रैक्शंस ये शाहराह कराक्रम पे नहीं है। सारी शाहराह कराक्रम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिशाम से फेरी मीडोज़ तक का जो सफ़र है उसमें तो इस तरह की अट्रैक्शंस नहीं है। और फिर ये जो मेरा सफ़र था बिशाम से फेरी मीडोज़ तक का, इसमें सड़क का ज़्यादातर हिस्सा तो ठीक था, लेकिन जहाँ पे रफ़ पैचेज़ आते थे तो वो बहुत ज़्यादा ही रफ़ होते थे। और दासू में तो डैम बनने की वजह से हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उधर तो आप समझ लें सड़क है ही नहीं, बहुत ख़राब रास्ता है। फिर ये कि शाहराह कराक्रम पे हर वक्त कोई ना कोई काम होता रहता है तो कहीं पे भी आपको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि जब पहाड़ों पे काम हो रहा होता है तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं। तो मुझे जाते हुए भी 2 घंटे रुकना पड़ा था और आते हुए भी 2 घंटे रुकना पड़ा। तो दोनों रूट्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। नारायण वाला रास्ता सड़क ठीक है, आपको खूबसूरत जगह भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो रास्ता बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाता है। और शाहराह कराक्रम वाला रास्ता सारा साल खुला रहता है, लेकिन रास्ते में सड़क कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है और पेट्रोल पंप और खाने पीने की जगह काफ़ी देर के बाद मिलती हैं और लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो फिर 1-2 घंटा आपको खड़ा होना पड़ता है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों रूट में से ज़्यादा कौन सा सूट करता है। और अगर आपने कराक्रम वाले रास्ते से जाना है तो बिशाम जाने के लिए हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वाला रास्ता लें, खानपुर वाला रास्ता आजकल ख़राब है।
तो ये हमने बात कर ली रूट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फेरी मीडोज़ के बारे में। अगर आप फेरी मीडोज़ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रायकोट ब्रिज से जीप लेनी पड़ेगी, जो कि आपको टाटू विलेज लेके जाएगी। अच्छा, ये मैं टाटू विलेज कह रहा हूँ, टाटू नहीं है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि इसको तातू कहते हैं। तो आप जो रायकोट ब्रिज से जीप लेंगे वो आपको तातू विलेज लेके जाएगी। ये 15 किलोमीटर का रास्ता है जिस पे सिर्फ जीपें चलती हैं। तो आपने करना ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप दोपहर 12 बजे तक रायकोट ब्रिज पहुंच जाएं। उससे होगा ये कि जब आप अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे 12 बजे, तो आपको 2 घंटे लगेंगे तातू विलेज पहुंचने में। तो आप दोपहर 2 बजे तातू विलेज पहुंच जाएंगे। उधर जाके आप आधा घंटा रेस्ट करें, पौना घंटा रेस्ट करें। उसके बाद आपको 3 घंटे हाइकिंग करना पड़ेगी, फिर फेरी मीडोज़ आएगा। तो अगर आप दिन के 12 बजे अपना जीप पे सफ़र स्टार्ट करते हैं तो आप शाम को 5-6 बजे फेरी मीडोज़ पहुंच जाएंगे। जूँ आप लेट करते जाएंगे तो फिर आप व्यूज़ मिस करते जाएंगे क्योंकि अंधेरा होता जाएगा। फेरी मीडोज़ अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मुझे उधर जाके जिस चीज़ का अफसोस हुआ वो ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स बन रहे हैं। मसला ये नहीं है कि होटल्स ज़्यादा बन रहे हैं, मसला ये है कि बगैर किसी प्लानिंग के बन रहे हैं। जिसका जिधर दिल करता है वो होटल खोल लेता है, जिसकी वजह से होटल्स का बेहंगम फैलाव बढ़ता जा रहा है। होटल्स बेशक बनाएं लेकिन प्लानिंग से बनाएं ताकि खूबसूरती ना ख़राब हो, एक सिमेट्री हो। अच्छा, फिर तातू से जो फेरी मीडोज़ तक का पैदल रास्ता है उसमें मैंने देखा है कि टूरिस्ट हजरात ने बोतलें पी के फेंकी होती हैं, बिस्किट के रैपर्स फेंके होते हैं, चिप्स के रैपर्स फेंके होते हैं। तो ये पता नहीं हमारा बिहेवियर कब ठीक होगा। पहले हमने बड़े शहरों में कूड़े के ढेर बनाए और अब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो उधर भी गंद फैलाते हैं। तो हमें इस मामले में अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदार शहरी बने और जहाँ भी घूमने फिरने जाएं वहाँ माहौल को साफ़ रखें। अच्छा, फिर एक चीज़ की तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी महसूस की, और वो ये कि जब तातू से फेरी मीडोज़ तक का जो पैदल रास्ता है या फेरी मीडोज़ से आगे व्यू पॉइंट तक का जो रास्ता है उसमें कहीं पे भी कोई साइन बोर्ड नहीं आता। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे बड़े बड़े लोहे के बोर्ड्स लगा दें, लेकिन मेरी ज़ाती राय में वहाँ पे लकड़ी के बोर्ड्स होने चाहिए जिन पे एरो बना हो, जिससे आपको डायरेक्शन का पता चले कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, और उस पर लिखा हो कि आपने इतने किलोमीटर फासला तय कर लिया है और इतने किलोमीटर रह गया, और हर 400-500 मीटर बाद एक ऐसा लकड़ी का बोर्ड आ जाए। तो इस तरह का काम करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए आपको सिर्फ एहसास चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसलिए नहीं किया जाता ताकि टूरिस्ट लोग जो हैं वो गाइड्स के मोहताज रहें, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सहूलत हो जाएगी। अच्छा, फेरी मीडोज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कोई पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए। तो अगर आप वहाँ पे हाइकिंग करना चाहते हैं तो आप अपने पास वाटरप्रूफ जैकेट, वाटरप्रूफ ट्राउज़र और वाटरप्रूफ शूज़ रखें ताकि आपको मेरी तरह रास्ते में से वापस ना आना पड़े। अच्छा जी, हमने रूट के बारे में बात कर ली, हमने फेरी मीडोज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं टूरिज़म के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक बाइक टूर किया था जब मैं खानसपुर गया था, और उससे पहले गाड़ी पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टूर्स किए हैं। तो मैंने ये देखा है कि हमारी हुकूमतें टूरिज़म को कोई इतना सीरियस नहीं लेती। वरना आप ये देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है। दुनिया में जो 14 बड़े पहाड़ हैं उनमें से 5 पाकिस्तान में और 5 गिलगित बल्तिस्तान में। तो अगर हमारी हुकूमतें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें टूरिज़म में, तो जो सयाह पूरी दुनिया से इन 5 पहाड़ों को देखने आते हैं, हमारी हुकूमतों को चाहिए उनको फैसिलिटेट करें, कम से कम रास्ते ही बेहतर बना दें। अब जो लोग नांगा पर्वत देखने आते हैं उनको रायकोट ब्रिज से लेके तातू विलेज तक इंतहाई ख़राब रास्ते पे से गुजरना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि और कुछ ना करें तो इस रास्ते को पक्की सड़क ही बना दें। इसी तरह जो लोग स्नो लेक देखने आते हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं स्नो लेक देखने, और उसकी आप लोकेशन देखें जहाँ पे ब्याफू ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर मिलते हैं, वहाँ पे है ये स्नो लेक। तो उसको देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि उधर भी फैसिलिटेट करे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में, पंजाब में। तो हुकूमत को चाहिए कि सयाहों को फैसिलिटेट करे ताकि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में घूमने फिरने आएँ। इससे पाकिस्तान की अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टूर्स पे जाना हो या पहाड़ी इलाकों में जाना हो तो कौन सा बाइक ठीक रहेगा। तो इस बारे में मेरी ये राय है कि आप जो मर्ज़ी बाइक ले जाएं, बस इतना देख लें कि क्या आप उस बाइक में एक्सपर्ट हैं, क्या आपकी उस बाइक पे ग्रिप है। अब अगर आप 1 to 5 चलाने के आदी हैं लेकिन टूर पे जाने से पहले आपने कोई 400-500 सीसी बाइक ले ली है, तो जब तक प्लेन रोड होगी तो तब तक तो आपको चलाने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जब ऑफ रोडिंग होती है। ऑफ रोडिंग करते हुए अक्सर बाइक गिर जाता है।
तो 125 को तो उठाना इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 400-500 सीसी बाइक गिर जाए तो उसको उठाना मसला बन जाता है। तो इसलिए आपने अपने आप से पूछना है कि जो बाइक आप साथ लेके जा रहे हैं उसमें क्या आप एक्सपर्ट हैं, क्या आपकी उस पर ग्रिप है। अब जो बाइक मैं लेके गया हूँ ये होंडा 125 है और 10 साल पुराना है, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं हुआ। उधर भी जितने लोगों को मैंने देखा है उनके पास या तो होंडा 125 था या YBR 125 था या होंडा का 150 या सुजुकी का 150, ये जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स हैं यही थे। तो अब ये आपने देखना है कि आप किस बाइक में एक्सपर्ट हैं, वो आप ले जाएं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस टूर के दौरान मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। एक तो ये कि जाने से पहले जो मैंने बाइक में टायर डलवाए वो ट्यूबलेस नहीं थे। मुझे मैकेनिक ने कहा कि ट्यूबलेस टायर ठीक नहीं रहते, आप ये ट्यूब वाले टायर डलवा लें। तो मैंने उसके कहने पे ट्यूब वाले टायर डलवा लिए और मैं साथ में कोई पंक्चर किट भी नहीं लेके गया। ये तो शुक्र है कि बाइक पंक्चर नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो मैंने शराय कराक्रम पे ही खड़े रह जाना था। तो अब मैंने डिसाइड किया कि बजाय कि मैं पंक्चर किट अपने पास रखूं, नेक्स्ट टूर पे जाने से पहले मैं ट्यूबलेस टायर डलवाऊंगा ताकि अगर पंक्चर हो भी जाए तो कोई परेशानी ना हो। बस ये है कि हवा भरने वाला गैजेट होना चाहिए आपके पास। और दूसरा ये कि जब मैं हाइकिंग के लिए फेरी मीडो से आगे व्यू पॉइंट तक गया तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो तो शुक्र है कि उधर एक आदमी ने मुझे अपना रेन कोट दे दिया, वरना मैं ऐसी कोई चीज़ साथ नहीं लेके गया था। इसलिए अब जब मैं नेक्स्ट टूर पे जाऊंगा तो मैं अपने साथ एक वाटरप्रूफ जैकेट, वाटरप्रूफ ट्राउज़र और वाटरप्रूफ शूज़ साथ लेके जाऊंगा ताकि अगर मौसम ख़राब भी हो जाए तो मेरी तैयारी पूरी हो। अच्छा, एक और गलती जो मुझसे हुई वो ये कि फेरी मीडोज़ को जो रास्ता जा रहा है, जो रायकोट से तातू तक का ख़राब रास्ता है, उस पर मैंने बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा दबाया जिसकी वजह से बाइक की क्लच प्लेट उड़ गई। तो अगर आपको पहाड़ी इलाकों में ऑफ रोडिंग करनी पड़े तो आपने बाइक का क्लच ज़्यादा दबाने वाली गलती नहीं करनी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मेरा इस टूर पे कितना ख़र्चा आया है। जब मैं फेरी मीडोज़ जा रहा था तो मेरा बाइक ख़राब हो गया था, तो मुझे जीप लेना पड़ी। उन्होंने मुझसे 14,000 रुपया लिया और जब बाइक को जीप में रख के जगलोट लेके गए तो जगलोट ले जाने का जीप वालों ने मज़ीद 2,000 रुपया लिया। तो इस तरह मैंने जीप वालों को 16,000 रुपया पे किया। और जो बाइक का काम करवाया, बाइक की क्लच प्लेट उड़ गई थी, प्रेशर प्लेट उड़ गई थी, तो ये दोनों चीज़ें 2,500 रुपये में डली। और बाइक की जो ट्यूनिंग करवाई, ऑयल चेंज करवाया, उसका 1,000 रुपया मज़ीद लग गया। तो ये कोई 3,500 रुपये में बाइक की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हुआ। और इस 8 दिन के टूर पे मेरा पेट्रोल का कोई 9,500 रुपया ख़र्चा आया, खाने पीने पे मेरा कोई 5,000 रुपया ख़र्चा आया और होटल्स में मेरा कोई 15,000 रुपये का ख़र्चा आया। तो ये जो 8 दिन का टूर था ये मुझे टोटल कॉस्ट किया है तकरीबन 49,000 रुपीज़। तो अगर मेरा बाइक ख़राब ना होता और मुझे जीप वालों को 16,000 रुपया ना देना पड़ता तो ये टूर मुझे कोई 33,000 रुपये के करीब कॉस्ट करना था। और अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करेंगे तो आपको और भी सस्ता होगा, क्योंकि होटल्स आप मिल के शेयर करेंगे तो आपकी कॉस्ट और नीचे आ जाएगी। क्योंकि मैं अकेला था तो इसलिए मेरी कॉस्ट निस्बतन ज़्यादा थी। तो क्योंकि ये इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा इस टूर पे कितना ख़र्चा आया, मैंने क्या क्या गलतियां की ताकि आप वो गलतियां ना करें। इसके अलावा हमने रूट को डिस्कस किया कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, फेरी मीडोज़ को डिस्कस किया, टूरिज़म को डिस्कस किया। तो ये वो सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये जी, हम वज़ीराबाद पहुँच गए। अब यहाँ पर रुक के चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये है जी पेरिस सुपरमार्केट और सामने लिखा है जॉयलैंड। ये है मेन जीटी रोड वज़ीराबाद पे। लें जी, चाय पी लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। इस वक्त जी हम गुजरांवाला शहर में एंटर होने वाले हैं। बाईपास पे बहुत ज़्यादा रश था इसलिए मैंने ये रूट लिया है। ये सीधा रास्ता हमें गुजरांवाला शहर में ले जाएगा और फिर मेरे ख्याल में हमें मज़ीद 2 घंटे लगेंगे लाहौर पहुंचने में।
इस वक्त ये मगरिब की अजानें हो रही हैं और मैं शादरा से गुज़र रहा हूँ। तो भाई लोगों, ये थी इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।